एक उर्दू की कहावत है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वो एक नुसरत फ़तेह अली साहब का एक बड़ा मशहूर गाना भी है ना, कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो देखते ही देखते दुनिया बदल जाती है मित्रों। आजकल मोदी साहब के और बीजेपी के जो टॉप के समर्थक थे और जिन लोगों के बलबूते पे बीजेपी बहुत ज़्यादा इतरा रही होती थी इंडिया के अंदर, उनके ऊपर बड़ा सख्त वक्त आया हुआ है। एक तो अडानी साहब की स्टोरी, उस पर अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन अडानी साहब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रो बीजेपी बिजनेसमैन हैं इंडिया के अंदर जो कि डाउन जा रहे हैं, जिनकी बिजनेस एम्पायर श्रिंक हो रही हैं, गिरने वाली हैं। ये अजीब बात है और ये खास तौर पर बीजेपी से और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। बाबा रामदेव इंडिया का एक बड़ा नाम, एक वक्त में ये साइकिल पे घुमा करते थे और लोगों को जो है वो योगा सिखाया करते थे, योग गुरु। लेकिन फिर ये बिजनेस लाइन में आ गए और पता नहीं कौन सा इनके पास से जादू की ऐसी छड़ी इनके हाथ आ गई कि देखते ही देखते ये बिलीनियर बन गए। साइकिल पे घूमने वाले बिलीनियर बन गए। पिछले दिनों इनकी एक क्लिप वायरल हुई जिसके अंदर ये भी भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए। अब बाबा रामदेव साहब की जो कंपनी है पतंजलि, 4 महीने पहले तक उसकी जो शेयर प्राइस थी वो 1495 रुपये हुआ करती थी। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो शेयर प्राइस है उनकी वो आधे से भी कम हो गई है। 700 रुपये के लगभग उनके कंपनी के शेयर की प्राइस है। यानी उनकी भी वेल्थ यूं समझे कि आधी डिक्रीज हो चुकी है विद इन 4 मंथ्स। द ट्रिब्यून खबर लगा रहा है कि पतंजलि फूड्स शेयर्स फॉल बाय over 16% in 2 weeks. The slide has brought share prices to a year-long low of rupees 700 as against a high of rupees 1495 4 months back. तो ये सूरत हाल है। यानी ये वो शख्सियात हैं जो कि नेशनलिज्म के नाम पे अपना बिजनेस बढ़ाती गई। यानी ये जो बाबा रामदेव साहब हैं, इनका तो नारा ही ये था कि इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदें और वो जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ें, और इस चक्कर में बेतहाशा माल भी ये बनाते रहें। अच्छा, कोई एक प्रोडक्ट लाइन नहीं है इनकी, वो ये हर जगह घुसे हुए हैं। इन्होंने तो बीच में बल्कि कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए दवाई बनाने का भी इन्होंने बीच में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया था, लेकिन वो दावा जो था इनका वो ज़्यादा कामयाब हो नहीं सका था। हर जगह घुसे हुए हैं, मेडिसिन में घुसे हुए हैं, तो नूडल्स भी बनाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या हर चीज़ बना रहे हैं। लेकिन इन दिनों इस ग्रुप की जो वेल्थ है वो डिक्लाइन मूड में है। अच्छा, ये भी बता दूं आपको कि ये रामदेव वही हैं जिनके लिए कहा जाता था कि मोदी साहब इनसे टैक्स की एडवाइजेस भी ले रहे होते हैं कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये रामदेव साहब, इनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो हिंदुत्ववादी कल्चर में आपको पता है ना कि कोई सर पैर नहीं होता पॉलिसीज़ का, तो इनसे बीच में ये इंडिया की पॉलिसीज़ जो है ना, टैक्स की पॉलिसीज़, वो भी सेट करने के लिए इनसे मशवरे मांगे जाते रहे। आप ज़रा ये अजब तमाशा देखें कि जब मोदी साहब की सरकार नहीं आई थी 2012 में, तो रामदेव के ऊपर टैक्स चोरी के इल्ज़ामात भी लगे। कांग्रेस की सरकार ने इनके ऊपर सॉलिड एविडेंसेस के साथ केस शुरू किया था कि ये टैक्स चोरी करते हैं। मैं जरा आपको 2012 का इंडिया टुडे दिखाना चाहूंगा। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रॉन्ग केस ऑफ टैक्स इवेजन अगेंस्ट बाबा रामदेव एज ही इंटेंसिफाइज हिज फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी। मतलब सामने लोगों को दिखा रहे थे कि जी मैं ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन खुद टैक्स चोरी के जो मामला थे उसके अंदर ये मुलविस थे। लेकिन अजब बात देखें कि मोदी की सरकार आते ही, जैसे गौतम अडानी, मैंने आपको बताया था कि 1.9 बिलियन डॉलर से उनकी नेटवर्थ मोदी के दौर में बढ़ गई 137 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। और इसके अलावा सरकारी ठेके जितने भी इंडिया के होते थे तो कोई ना कोई शेयर अडानी ग्रुप को जाता ही जाता था। तो इसीलिए अडानी साहब जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे। लेकिन रामदेव ने भी इस बहती गंगा से ज़रूर हाथ धोए। इधर 2012 में टैक्स इवीजन के केसेस के जी ये देश को टैक्स नहीं दे रहे, कमा इतना रहे हैं इनकी कंपनियां और अपने नाम को कैश करा रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। और उधर मोदी की सरकार आते ही इनको टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। ये देखें, दोस्ती निभाना कोई मोदी साहब से सीखे, बस दोस्त बन जाए आप बीजेपी के, फिर देखें चमत्कार क्या क्या होता है। ना आपके पास इनकम टैक्स वाले आएंगे, ना आपके पास सीबीआई वाले आएंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गलती से कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए तो ये सारे आपको तंग करेंगे। मतलब ये केसेस ही आपके ऊपर खोलेंगे। सीबीआई हो गया इंडिया का, और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इंडिया की टैक्स अथॉरिटी, सारे के सारे पीछे लग जाएंगे आपके। द वायर ने रिपोर्ट किया 2017 में
कि बाबा रामदेव से पतंजलि योगपीठ ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्प्टेड स्टेटस, कोई टैक्स नहीं है इस प्रोडक्ट के ऊपर। बाबा रामदेव की जो प्रोडक्ट है कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर। अब ये सूरत हाल है। 2012 में टैक्स इवीजन के केसेस इनके ऊपर, और 2017 में टैक्स ही ख़त्म कर दिया गया इनके ऊपर से, स्पेशल स्टेटस दे दिया गया ना एक तरह से। सरकार अपनी आ गई तो बस फ़ायदे ही फ़ायदे। अच्छा, उधर क्या हो रहा है? अडानी साहब अगेन मोदी साहब के बड़े पुराने मित्र, बड़ी पुरानी दोस्ती है इनके साथ, मोदी साहब के साथ इनकी। अडानी साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कि ये कोई फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये छोटी लेवल से ऊपर आए हैं। ये भी मोदी साहब की तरह असल में स्कूल ड्रॉप आउट हैं। इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था बीच में, और फिर हुआ ये कि इन्होंने हीरों के कारोबार में आ गए, डायमंड के कारोबार में ये आ गए, और वहाँ से फिर ये तरक्की करते गए। गुजरात के लेवल पे थोड़ा सा इनका नाम हुआ, हीरों के बड़े ताजर के तौर पर ये जाने गए। लेकिन फिर इनके जब लिंक्स बनने लगे बीजेपी के साथ और मोदी साहब के साथ, तो कहा जाता है कि 2002 में गुजरात दंगों के बाद जिस तरह से मोदी साहब की बदनामी हुई और पूरी दुनिया में उनका नाम ख़राब हुआ, तो अडानी ने उनकी इमेज दोबारा बिल्ड करवाने के हवाले से मीडिया में काफ़ी काम किया। और ये जो ब्रांड मोदी के लिए मैं कहता रहता हूँ कि सेठों के पैसे लगे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि चंद सेठ पैसे लगाते हैं मीडिया के ऊपर, मीडिया ख़रीदने के लिए, और मोदी साहब ये जो ब्रांड मोदी है ना, ये बनाने के लिए सेठों का पैसा लगा हुआ था। इनके ऊपर भी नाम आता है कि इन्होंने भी बड़ा पैसा इस सिलसिले में डाला हुआ है। अभी हाल ही में बल्कि ये भी देखें कि इंडिया का वो जो न्यूट्रल मीडिया आउटलेट हुआ करता था एनडीटीवी, वो भी इन्होंने ख़रीद लिया, क्योंकि आए दिन एनडीटीवी के ऊपर ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स छप रही होती थी जिसमें बीजेपी और मोदी साहब एक्सपोज हो रहे होते थे, तो इन्होंने ख़रीद ही लिया चैनल। ये सूरत हाल है। ये काफ़ी अरसे से इस तरह करते रहे। मोदी साहब का एक नाम बनाने के चक्कर में इन्होंने जो है वो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, इसीलिए ये आँख का तारा बन गए बीजेपी वालों का। अच्छा, ये अजब बात देखें कि जब से मोदी साहब आए हैं ना एज अ प्रधानमंत्री, इन्होंने गुजरात के सेठों को ज़्यादातर, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है कि पूरी इंडिया को छोड़कर गुजरात के सेठ ही कमा रहे हैं। इनका राइट हैंड समझा जाता है अडानी और लेफ्ट हैंड समझा जाता है अंबानी, और बाकी सब तेरी मेहरबानी। तो जी इन्होंने, अडानी साहब ने काफ़ी काम किया इमेज बिल्डिंग के लिए, और हीरों के कारोबार से फिर इनको आगे ये तरक्की करते गए, इनको सरकारी ठेके मिलते गए। बेसिकली इन्होंने जो तरक्की की है ये सरकारी ठेकों पे की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के। पहले इनको गुजरात के लेवल पर ठेके मिलते थे तो ये उसको लेते गए और काम करते गए। लेकिन फिर अजीब बात देखें कि एक हीरों का कारोबार करने वाला बंदा डिफेंस इंडस्ट्री में भी घुस गया। अडानी डिफेंस भी है कहीं ना कहीं पे, वो भी एंटी ड्रोन हम वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और इस तरह से वो भी ठेका इन्होंने लिए कि यार डिफेंस का वो जो मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू कर रखी है मोदी साहब ने, उस बहती गंगा में अडानी ने भी हाथ धोए हुए हैं कि यहाँ पर मैं भी चंद 100 करोड़ रुपए मार लूँ भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो इन्होंने वो भी, वहाँ पर भी इन्होंने हाथ डाला हुआ है। अडानी डिफेंस, हीरो का कारोबारी और डिफेंस इंडस्ट्री, कहीं अब देखें कोई इनका कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी ये घुसे हुए हैं। हर जगह है ना, पावर कंपनीज के अंदर, तो फिर रोड्स बना रहे हैं, तो बिल्डिंगें बना रहे हैं, हर जगह इनको ठेके दिए गए। पिछला एक्सपर्टीज़ कोई नहीं था इनका, लेकिन बस वो कहते हैं ना, इनके हाथ में कोई पता नहीं ऐसी जादू की छड़ी आ गई कि ये जो है वो देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। अब वो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जो है हिंडनबर्ग, इनकी रिपोर्ट आने के बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जारी हैं, अभी तक इसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं। बोरिस जॉनसन जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर था, इसका भी भाई अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। अब ये सूरत हाल है। देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अडानी साहब कैसे कटमट हुए पड़े हैं। इनका भाई जो था बोरिस जॉनसन का, वो डायरेक्टर था अडानी की कंपनी के अंदर, उसने इस्तीफा दे दिया है जी, उसने रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा हटो बचो, ये तो ओहो, ये तो शिप डूब रहा है, भागो यहाँ से, रिज़ाइन कर दिया उस बंदे ने। मिंट लिख रहा है कि एक्स यूके पीएम बोरिस जॉनसन्स ब्रदर रिजाइंस एज डायरेक्टर ऑफ अडानी लिंक्ड फर्म। और इसके अलावा अडानी ग्रुप के साथ जो इंडिया के नेबर्स हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये सारे, नेपाल, ये भी परेशान है। इंडियन फॉरेन रिलेशन जो है ना, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारे परेशान हैं कि हमारा क्या होगा, हमें जो सरकारी ठेके दिलवाए गए हैं, इतना जो हमारे ऊपर प्रेशर भी डाला गया, मोदी साहब फ़ोन कर कर के, डायरेक्टली मैसेजेस भिजवा के अडानी को ठेके दिलवा रहे थे, तो उनका क्या होगा भाई। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि अडानी सागा वॉरीज इंडिया द नेबरहुड। The group has interests in power and port projects across the region, and New Delhi is emphasizing that any setback
तो दीज वॉन्ट अफेक्ट टाइज। आप तो कह रहे हैं ना नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे टाइज अफेक्ट, मुझे बताएं। पैसे लेकर आप एक जगह काम नहीं करवाएंगे तो वहां पर टाइज अफेक्ट क्यों नहीं होंगे? श्रीलंका से पैसे ले लिया आपने, उनके ऊपर प्रेशर डाला आपने कि अडानी साहब को पावर प्रोजेक्ट दो। वो जो उनके बिजली के मिनिस्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को बताया ना कि ये जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट राजापक्सा ने ठेका अडानी ग्रुप को दिया, ये मोदी के कहने पे दिया, वो तो कन्फेस कर चुके हैं। तो देखें इनका जो डाउनफॉल है ना, ये एक बहुत मैसिव इवेंट है, क्योंकि ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और बीजेपी के कई सारे जो प्लान्स थे वो इन्हीं से जुड़े हुए थे कि ये जो ग्रुप है इनके जरिए हम उस मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। अब तो वेस्टर्न मीडिया भी यही लिखने लगा है कि इंडिया के अंदर बेसिकली क्रोनी कैपिटलिज्म है। वैसे मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर क्रोनी कैपिटलिज्म की मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बदतरीन कहीं पर शक्ल है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। क्रोनी कैपिटलिज्म की बदतरीन शक्ल पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आती है। वहां पर अक्सर जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, उनके लिए ओपन सीक्रेट है कि बड़ी बड़ी उनकी बिजनेसेस होती हैं, और बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके जो चीफ हैं वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन खुद ही बैठ के अगर कानून साजी करेगा तो वो तो अपने लिए ही कर रहा होगा ना बेसिकली। तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानकार होता है कि जब सिस्टम इस तरह से हाईजेक हो जाता है। तो मैं कोई पाकिस्तान की तारीफ यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया से भी ज़्यादा खतरनाक क्रोनी कैपिटलिज्म की जो शक्ल है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर भी है। अच्छा, क्रोनी कैपिटलिज्म वैसे उसको कहते हैं जब बिजनेसमैन का और पॉलिटिशियंस का नेक्सस बन जाता है, या फिर बिजनेसमैन ही पॉलिटिशियंस बन जाए तो उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं बेसिकली। और ये मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानकार होता है। मोस्टली जिस मुल्क में ये चीज़ होती है ना, तो बाहर की इन्वेस्टमेंट ज़रा स्लो आ रही होती है, वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि वहाँ पर सिस्टम वीक होते हैं। टाइम मैगजीन ने बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन लगाई कि व्हाट अडानीज डाउनफॉल टेल्स अस अबाउट इंडियाज क्रोनी कैपिटलिज्म। ये इंडिया के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही यूँ समझे कि एक्सपोज हो चुकी है।